नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पहचान पर। और आज हम कक्षा 12 भूगोल का जो तीसरा अध्याय है मानव विकास, उसको शुरुआत करेंगे। ये अध्याय काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके बारे में आपने पहले भी ज़रूर सुना होगा, लेकिन मैं जो आपको करवाने वाला हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। इसलिए अगर आपको ये चैप्टर समझना है तो इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और ये जो चैप्टर रहेगा अपना, इसको मैं सिर्फ एक पार्ट के अंदर ही फिनिश नहीं करने वाला, बल्कि इसमें 3 से लेकर 4 पार्ट ज़रूर बनेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मैं आपको कम्प्लीटली बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। इसलिए अपने इस चैनल पर बने रहिए और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो पहले से इस चैनल पे आप लोग बने हुए हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक को। आज के अपने इस चैप्टर का नाम है मानव विकास। ये जो मानव विकास है, इसमें हम आज 2 पॉइंट्स क्लियर करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। पहला है वृद्धि और विकास का संप्रत्यय, और दूसरा है मानव विकास। वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको इंग्लिश में कहते हैं, और मानव विकास को हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। वृद्धि और विकास क्या है? देखिए, यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है, समय के संदर्भ में परिवर्तन। यानी वृद्धि और विकास के संप्रत्यय को अगर हमें समझना है तो हमें समय के संदर्भ में इसमें जो चेंजेस होते हैं उनको समझना ज़रूरी है। आप वृद्धि से पहले भी इस शब्द से वाकिफ़ होंगे। वृद्धि का अर्थ होता है कि एक तरह से संख्या या डेटा से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनमें बढ़ोतरी होना। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने लिखा है वृद्धि की खास बात। देखिए, वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष होती है। मात्रात्मक का मतलब है इसमें आंकड़े व संख्या शामिल की जाती है, ये मात्रात्मक बिंदु कहलाता है। अब वृद्धि जो होती है वो 2 तरीके की हो सकती है, एक तो धनात्मक वृद्धि और दूसरी ऋणात्मक वृद्धि। जो धनात्मक वृद्धि है उसको हम प्लस जमा के साइन से इंडिकेट करते हैं, जबकि ऋणात्मक जो वृद्धि होगी उसको हम माइनस के सिंबल से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है वृद्धि को हम धनात्मक बिंदु से प्रदर्शित करेंगे, जबकि जो ऋणात्मक जो वृद्धि होती है उसको हम माइनस के जो चिन्ह है उससे प्रकट करते हैं। अब बात ये आती है कि क्यों हम वृद्धि को धनात्मक व ऋणात्मक मानते हैं। देखिए, किसी की मूल्य, कोई वस्तु है, अगर यदि उसके मूल्य में वृद्धि हो रही है, धनात्मक रूप से वृद्धि हो रही है, तो हम उसको प्लस में, यानी बढ़ोतरी हो रही है तो हम उसको प्लस के साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। जबकि यदि किसी वस्तु के मूल्य में कमी हो रही है तो हम उसको माइनस से इंडिकेट करते हैं, या माइनस का जो चिन्ह है उसके द्वारा उसको प्रदर्शित किया जाता है। तो वृद्धि का मतलब होता है आंकड़े व संख्या से संबंधित जो भी बातें होंगी वो वृद्धि में शामिल करेंगी। जैसे मैं कहता हूँ 5 साल के एक बच्चे की जो हाइट है वो एक निश्चित समय के बाद वो हाइट में वृद्धि होगी, बढ़ेगी उसकी हाइट। तो ये जो उसकी जो हाइट है, हाइट के अंदर ग्रोथ जो हो रही है, वृद्धि जो हो रही है, वो हम प्लस के साइन से इंडिकेट करेंगे। यदि मैं कहता हूँ एक कर्मचारी है और उसका वेतन 2022 के अंदर उसका वेतन 50,000 रुपये था पर मंथ, और अब 2023 में किसी कारणवश उसका जो वेतनमान है वो 50,000 से घटकर 40,000 रुपये हो चुका है, तो अब हम वहाँ उसको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार जो वृद्धि का कंसेप्ट जो होता है उसको हम धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरीके से कवर कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ हमने इसको ये भी कहा है कि ये मूल्य निरपेक्ष होती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब आपके एग्जाम में ये प्रश्न आता है कि वृद्धि और विकास के संप्रत्यय से आपका क्या अभिप्राय है, तो आपको लिखना है वृद्धि संख्यात्मक और डेटा से रिलेटेड होती है और ये निरपेक्ष मूल्य से संबंधित है। इसके अलावा अब हम दूसरे पॉइंट्स की तरफ चलते हैं जो मेन है डेवलपमेंट, यानी कि विकास। देखो, जैसे वृद्धि जो मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष थी, ठीक इसके अपोजिट जो विकास है वो गुणात्मक व मूल्य सापेक्ष होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, गुणात्मक और मूल्य सापेक्ष होता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर मैं ये कहूँ आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो, लेकिन आप सुखी नहीं हैं, तो क्या वो विकास होगा? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ पैसों का होना वो आपकी वृद्धि को दर्शा रहा है, और वो भी आपकी आर्थिक वृद्धि। लेकिन जब आपके सुख साधन संपन्न में कोई कमी आ रही है, आप दुखी हैं मन से, तो वो आपका विकास नहीं हो सकता। इसीलिए गुणात्मक जो परिवर्तन है उसी को हम विकास की संज्ञा देते हैं। इसमें हम वर्तमान दशाओं में वृद्धि मानते हैं, और वो जो वृद्धि होगी वो सकारात्मक वृद्धि होगी। ये आपको ध्यान रखना है। विकास का मतलब है वर्तमान दशाओं में वृद्धि होना, सकारात्मक वृद्धि होना। लेकिन हमेशा ही सकारात्मक जो वृद्धि होती है वो विकास का घोतक नहीं हो सकती। गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन जो आएगा तभी जाके हम कह सकते हैं कि वहाँ पे विकास हो रहा है। अब विकास के अलग अलग पहलू होते हैं। हो सकता है सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो, नैतिक विकास हो। इस तरह विकास के आयाम बहुत बड़ा है।
वृद्धि एक तरह से मैंने आपको बताया विकास का एक छोटा सा हिस्सा है, और विकास की जो संकल्पना है वो काफ़ी विस्तृत मानी जाती है। तो इसलिए विकास जो होगा वो गुणात्मक परिवर्तन से है, जबकि वृद्धि जो है वो संख्यात्मक परिवर्तन से है। ठीक है, चलिए आगे का पॉइंट हम बढ़ते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं विकास के साथ साथ विकास के स्तर की, तो यहाँ पे बात आती है कि पहले हम सिर्फ आर्थिक वृद्धि को ही विकास का स्तर मानते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसे हैं तो हम कहते थे कि वो विकसित है। या मैं आपको ऐसे ये बताऊं, यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था ज़्यादा बड़ी है तो वो विकसित देश कहलाएगा। इसके अलावा यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था छोटी है, कम है, तो हम उस देश को अल्प विकासशील या अर्ध विकासशील देश की श्रेणी में रखते हैं। तो ये कंसेप्ट जो था ये 80 से 90 के दशक में चेंज हुआ, और चेंज किसकी वजह से हुआ, यहाँ पे दो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन। जी हाँ, 80 से 90 के दशक में जो दक्षिणी एशियाई जो अर्थशास्त्री थे, इन्होंने इस संकल्पना को चेंज किया और इसके केंद्र बिंदु में मनुष्य को रखा। क्योंकि सिर्फ आर्थिक वृद्धि करना ही विकास नहीं है। यदि एक नगर है, उसकी जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख तक हो रही है, और लेकिन वहाँ पर शिक्षा की सुविधा, स्वास्थ्य सुविधाएं और ऊर्जा संबंधी सुविधाएं या और जो सुविधाएं हैं, जो जनमानस के लिए जो सुविधाएं हैं, वो वृद्धि नहीं कर रही, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो हम उसे विकास नहीं कह सकते। इसलिए इन्होंने, डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए अपना जो संप्रत्यय है वो विकसित किया और उसका नाम दिया मानव विकास। अब इस मानव विकास में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि चॉइसेस यानी कि जो ऑप्शंस जो हैं उनके अंदर बढ़ोतरी करना जरूरी है। मनुष्य के विकल्प में वृद्धि करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इससे क्या होगा, ये दो बातें यहाँ पे जो स्टार्टिंग की जो दो बातें हैं, मनुष्य के विकल्प में वृद्धि और स्वतंत्रता में वृद्धि, ये दोनों बातें इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने कही हैं। इनसे क्या होगा, इनसे होगा कि लोगों के पास एक स्वस्थ जीवन होगा, और स्वस्थ जीवन होने के साथ साथ वो क्या करेंगे, अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके समाज में अपनी प्रतिभागिता प्रदर्शित करेंगे, और इसी के साथ ही वो क्या करेंगे, अपने खुद को भी विकसित करेंगे और अपने राष्ट्र, अपने समाज को भी वो विकसित कर पाएंगे। ये कहा था डॉक्टर महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने। इनका स्पष्ट रूप से ये मानना था कि एक व्यक्ति का विकास तभी संभव है जब वो व्यक्ति अपने ऑप्शंस में बढ़ोतरी करेगा। लेकिन क्या वास्तव में सारे मनुष्य ऐसा करने में सक्षम हैं? क्या उनकी क्षमताएं हैं इतनी कि वो अपने आप को विकसित कर सकें? या फिर मैं ये कहूँ कि क्या उनके अंदर इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं? नहीं भी हो सकती और हो भी सकती हैं। किस कंडीशन में होंगी? जब उनके पास 3 आधारभूत सुविधाएं होंगी। वो 3 आधारभूत सुविधाएं ही मानव विकास का केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु तो मनुष्य है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य है इन 3 चीज़ों में बढ़ोतरी करना। वो 3 चीज़ कौन सी हैं, देखिएगा ध्यान से। पहली तो है संसाधनों तक पहुँच, दूसरी है शिक्षा, और तीसरी है स्वास्थ्य विकास। देखिए, संसाधनों तक जो पहुँच अगर आम आदमी की होगी तो हम कहेंगे कि वो जो देश है, वो जो व्यक्ति है, वो जो समाज है, वो क्या होगा, वो एक विकसित राष्ट्र, विकसित समाज और विकसित वो अर्थव्यवस्था मानी जाएगी। इसके अलावा यदि वहाँ के लोग ज़्यादा शिक्षित हैं, वो आत्मनिर्भर हैं और वो शिक्षा ग्रहण करके अपनी जो उपयोगिता है उसको बढ़ा लेते हैं, तो वो समाज में बेहतर तरीके से प्रतिभागी बन सकते हैं और अपने देश को विकसित कर सकते हैं। तीसरी और महत्वपूर्ण, स्वास्थ्य विकास। जी हाँ, आपने देखा भारत जैसे देश के अंदर आज भी जो आधारभूत जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो कई क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं हैं। तो क्या वो देश या भारत जैसा देश क्या अपने आप में आत्मनिर्भर बन सकता है? क्या हम विकसित देश की श्रेणी में आ सकते हैं? यदि ये 3 चीज़ें, संसाधनों तक पहुंच, शिक्षा और स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं, अगर ये हमें प्रॉपर मिलती हैं तो निश्चित ही भारत जो है वो बहुत ही जल्द विकसित देश की श्रेणी में आ सकता है। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लोगों के पास अवसर उपलब्ध करवाने पड़ेंगे, उनको चॉइसेस देनी पड़ेंगी। यही कहना था इन अर्थशास्त्रियों का। देखो, यदि कोई व्यक्ति, या मैं कहूँ यदि आज हम एक बालक को शिक्षित करने के अवसर नहीं प्रदान करें, उसको शिक्षा प्रदान नहीं कर रहे, तो क्या आने वाले समय में वो इंजीनियर या डॉक्टर बन सकता है? बिल्कुल नहीं। शिक्षा के अभाव में वो ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं ग्रहण कर सकता। तो इसी प्रकार भारत सरकार, स्पेशली हरियाणा सरकार ने भी इस तरह के जो कैंपेन हैं वो चलाए हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन। और मैं बात करूं तो बालिका शिक्षा जो है, ये इसी संदर्भ में, यानी मानव विकास या विकास की श्रेणी के अंदर अहम अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो इसके लिए हमें सभी व्यक्तियों को, स्पेशली समाज के जो
जो समाज के एक संसाधन के रूप में माने जाते हैं, उन सभी को आगे आना होगा और इन सब सुविधाओं के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करने से कुछ नहीं होगा, हमें यहाँ पर ये जो बेसिक जो चीज़ें हैं इनके साथ साथ इन 3 केंद्र बिंदुओं को ध्यान में रखना पड़ेगा। डेफिनेटली विकास जो होगा वो मनुष्य के संदर्भ में या मनुष्य को केंद्र मानकर ही किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे ओवरऑल कंसेप्ट में अगर आपसे बात करता हूँ मानव विकास के बारे में, तो आप एक चीज़ महत्वपूर्ण समझिए कि सार्थक जीवन ये सभी लोगों की डिमांड होती है और सभी लोगों का हक भी है ये। अगर मैं बात करता हूँ कि यदि किसी मनुष्य को सार्थक जीवन प्रदान होता है तो वो उस सार्थक जीवन से क्या करेगा, यानी वो उसमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर पाएगा और अपने उपयोगिता को समाज में बढ़ा पाएगा। यही मानव विकास का मूल उद्देश्य, मूल ध्येय माना गया है। अब यहाँ पे बात आती है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अभी भी गरीबी रेखा से ऊपर नहीं हो पा रहे हैं। अफ्रीकन कंट्रीज़ का आप एग्जांपल ले सकते हो, लेकिन क्या उन सब में ये सुविधाएं, देखिए उनके अंदर 3 बेसिक आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान सभी को पता होती है। ये 3 चीज़ों के साथ साथ इन तक जब तक ये चीज़ें विकसित नहीं होंगी तब तक वो देश विकसित नहीं हो सकता। तो उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का मतलब ये है कि वहाँ पर आम जनमानस तक ये सुविधाएं जो हैं, ये 3 पॉइंट्स के जो मैंने आपको फैसिलिटीज़ जो लिखी हैं यहाँ पे, ये कंपलसरी होनी चाहिए। अगर ये सही तरीके से चल रही हैं तो वो देश जो है वो विकसित देश की श्रेणी में आ जाएगा। अब बात ये आती है कि हम ये चीज़ पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए मानव भूगोल जो हमारी किताब का नाम है, उसके अंदर मेन जो पॉइंट आता है वो मानव की गतिविधियों, मानव की क्रियाओं को शामिल किया जाता है और आर्थिक क्रिया उनमें से एक महत्वपूर्ण क्रिया मानी गई है। इसीलिए हम मानव विकास अपनी इस भूगोल की किताब के अंदर इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने यहाँ पे छांट के आपके सामने लिखी हैं। आप अगर चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हो रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है ये? ठीक है। अब बात करते हैं क्या ये जो विकास का कंसेप्ट हमने पढ़ा है ये पेपर में किस तरह ये क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, पेपर में अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे तो हो सकता है छोटे क्वेश्चंस के रूप में आपसे पूछ लिया जाए कि मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। तो आपका आंसर आएगा पाकिस्तान के अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने, और इसके समर्थक भी थे जिन्होंने इस पर जोर दिया, वो थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन। इन दोनों ने मिलकर सन 1990 में मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। और मानव विकास जो रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI जिसको बोला गया है, वो उसका प्रतिवेदन या उस रिपोर्ट का जो प्रस्तुतिकरण जो है वो इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर किया जाता है। फिलहाल आज के अपने इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन इसके 2nd और 3rd पार्ट्स को आप पढ़ने के लिए पहले इसको कंप्लीट अच्छी तरीके से दोबारा भी इस वीडियो को देखिए, और आने वाले जो टाइम है, एग्ज़ाम के टाइम है, उसमें इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आज के अपने इस वीडियो में इतना ही, और हाँ, आपकी तरफ से मुझे सपोर्ट मिलना चाहिए, तभी आपका और मेरा विकास हो सकता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।